हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, X Limited forfeited 500 shares of 10 each for non-payment of final call ₹3. 300 of these shares were reissued and amount transferred to capital reserve is 1,800. Calculate reissue price. Okay. अब यहाँ पे हमने पिछले MCQ वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि जब भी कोई कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स फॉरफिट करती है, वो इसलिए करती है बिकॉज वो शेयर होल्डर ने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं किया है, बट जो अमाउंट ऑलरेडी शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया है वो कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी और वो कंपनी का गेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 500 शेयर्स पे शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल ₹3 पे नहीं किया, मतलब 10 - 3 ₹7 जो पे हो गया है वो अब कंपनी के पास ही रहेगा, कंपनी को वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। देन 500 फॉरफिटेड शेयर्स में से सिर्फ 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं और टोटल कैपिटल रिजर्व ₹1800 है। तो पर शेयर 1800 डिवाइडेड बाय 300 ₹6 होता है। ओरिजिनली जब शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो ₹7 का गेन है पर शेयर, बिकॉज ₹7 शेयर होल्डर ने पे कर दिया था, बट रीइश्यू करने के बाद गेन बचता है सिर्फ ₹6 का, बिकॉज 300 शेयर्स पे फॉरफीचर अमाउंट 1800 है। मतलब री इश्यू करते टाइम हमने ₹1 का डिस्काउंट दिया होगा, जिसकी वजह से ये गेन जो है वो रिड्यूस हो गया। अब ₹10 का शेयर री इश्यू के टाइम अगर ₹1 का डिस्काउंट देंगे तो री इश्यू प्राइस हो जाएगा ₹9 पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS 2:3:5:2. S retires and sells his share of goodwill to Q for 60,000 and to R for 40,000. New profit sharing ratio will be. अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक डिस्कस करते हैं जिसमें हमको हर एक ऑप्शन चेक ना करना पड़े एंड पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी ना करना पड़े। जैसे 4 पार्टनर में से S रिटायर हो रहा है तो बचते हैं P, Q एंड R। S का जो शेयर है वो सिर्फ Q एंड R को मिल रहा है, बिकॉज S ने गुडविल सिर्फ Q एंड R से ली है। अकॉर्डिंगली P का जो ओल्ड रेशियो है न्यू फर्म में भी ये सेम ही रहेगा। तो ओल्ड फर्म में अगर P का शेयर देखें तो 2/12 आता है। P share in the old firm is 2/12. So accordingly न्यू फर्म में भी उसका सेम शेयर कंटिन्यू होना चाहिए, बिकॉज एस के रिटायर होने पे सिर्फ क्यू और आर गेन कर रहे हैं। तो जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन से ऑप्शंस में 2/12 या फिर सिंप्लीफाई करके इसको 1/6 बोल सकते हैं, तो किस में पी का शेयर 1/6 आ रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए, 16 + 19 is 20, 35 + 25 is 60. 16/60 is not 1/6. तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में टोटल 25, 21 is 46 + 14 is 60. 14/60 वो भी 1/6 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन 29 + 21 is 50 + 10 is 60 और 10/60। अब P का शेयर 10/60 है जो 1/6 है, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। एंड डी ऑप्शन 31 + 19 is 50 + 10 60 और P का शेयर 10/60 है, यहाँ पे भी 1/6 आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली अपने दो ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब हमको सी एंड डी में से ही डिटरमिन करना है कि कौन सा शेयर होगा। अब यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेने का फैक्टर है। जब S रिटायर हो रहा है तो Q को गेन ज्यादा है, इसलिए Q गुडविल ज्यादा पे कर रहा है, एंड R को गेन कम है। एंड पहले से
Q और R का रिलेटिव रेशियो देखोगे 3:5। सो Q पहले कम शेयर लेता था, R ज्यादा शेयर लेता था। S के रिटायर होने पे Q ने थोड़ा ज्यादा गेन किया है एज कंपेयर टू S। सो ये जो दोनों के शेयर में डिफरेंस है वो थोड़ा कम होना चाहिए। उसके हिसाब से ये दोनों आंसर्स में से यहाँ पे Q और R में डिफरेंस कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू दिस। सो देयर इज अ चांस कि यही आंसर हो। अब एग्जाम में ऐसे आप चांस पे डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में दो ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किए हैं, तो सिर्फ Q का शेयर एक निकाल लेते हैं और उससे हमको पता चल जाएगा कि 21 है या 19। तो अगर S ने अपना गुडविल 60 और 40 में सेल किया है तो ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। सो Q का गेन हो जाएगा 3/5 ऑफ S शेयर विच इज 2/12। तो 3/5 ऑफ S शेयर 2/12, सो 6/60 ये Q का गेन है। अब Q का पहले से शेयर है 3/12, उसमें ये गेन ऐड हो जाएगा। सो 3/12 प्लस 6/60, यहाँ पे LCM 60 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 प्लस 6 इज 21/60। सो डिनोमिनेटर 60 है, टोटल 60 दोनों का आ रहा है। Q का शेयर 21 है जो यहाँ पे है, तो C जो है आंसर हो गया। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप ऑप्शंस जो है वो कम कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे ये दोनों में रिपीट नहीं हो रहा होता तो बिना कुछ भी सॉल्व किए ऑटोमेटिकली अपना आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है 50,000, इन्वेस्टमेंट इज नाउ वैल्यूड एट 1,70,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब पहले से इन्वेस्टमेंट जो 2 लाख है वो रिड्यूस होके 1,70,000 हो रहा है, दैट मीन्स 30,000 का लॉस है, और लॉस होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 30,000 आना चाहिए। बट हमने ये लॉस के लिए एक प्रोविजन पहले से क्रिएट किया हुआ है जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम होगा और उसमें कुछ भी लॉस होगा तो पहले हम लोग ये फंड यूज करेंगे और रिवैल्यूएशन में लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो हमारा लॉस सिर्फ 30,000 है और हमारे पास सफिशिएंट फंड है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड एट ऑल, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लायबिलिटीज का वैल्यू दिया है 1,20,000, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है 3,60,000 एंड इन्वेंट्री है 60,000। हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जिसमें से करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो करंट एसेट्स निकल जाएगा जो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। सो 3,60,000 प्लस 1,20,000 4,80,000 ये हो जाएगा करंट एसेट्स। नाउ क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स में से जब इन्वेंट्री माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट्स मिलते हैं। सो 4,80,000 माइनस 60 लिक्विड एसेट हो जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है 1,20,000, तो इसको डिवाइड करने पे 3.5, तो ये आंसर हो जाएगा 3.5:1, तो ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अपना क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।